So, hello guys, how are you doing all? I hope everybody is fine and going well with your course. So, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगा। कल हमने चैप्टर 3 ख़त्म किया था। तो थिंक आई एम थिंकिंग कि मैं आपके आगे जितने भी चैप्टर्स हैं मैं सभी का टेस्ट जो है वो एक साथ ले लूँगा। ठीक है, आपके ये जो एग्ज़ाम अभी होंगे, एग्ज़ाम नहीं सॉरी, ये जो सिलेबस अब निकल जाएगा दैट इज़ योर चैप्टर 3 का, चैप्टर 4 एंड योर चैप्टर नंबर 5। इन तीनों यूनिट्स के मैं आपके जो टेस्ट हैं ये एक साथ ले लूँगा सो दैट आपकी यहाँ पर जो सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है ये भी एक वेल लेवल पे कवर हो जाएगा। और उस टाइम हम एक सीरीज़ सी चला लेंगे, मिनी सीरीज़ हम बोलेंगे उसको, जिसमें आपके ये 3 चैप्टर के टेस्ट हो जाएंगे। 3-4 दिन टेस्ट लूँगा मैं ये आपके। और उसके बाद हम जो लास्ट यूनिट है दैट इज़ जिसमें आपकी सिर्फ स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, वो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका चैप्टर है और पहले चैप्टर का एक टॉपिक है दैट इज़ योर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पॉवर्टी एंड व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। तो सी, ये दोनों हमारे पास क्या है, एक तरह से प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम्स भी कैसी हैं जो हमारी सोशल लाइफ को इम्पैक्ट कर रही हैं। और अगर सोशल लाइफ को ये इम्पैक्ट कर रही हैं तो वी कैन से दीज आर योर सोशल प्रॉब्लम्स। और सोशल प्रॉब्लम्स क्या करती हैं, एक तरह से केओस प्रिपेयर कर देती हैं आपकी लाइफ में, और केओस इन द लॉन्ग रन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं, एनार्कियल सिचुएशन कर देती है इन लॉन्ग रन। सो उसके बेसिक्स को ही समझने की ट्राई करेंगे सो दैट ये चीज़ें ना हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ योर, पहले सोशल प्रॉब्लम समझ लेते हैं, फिर हम पॉवर्टी के बारे में समझते हैं। तो सोशल प्रॉब्लम क्या है? ए सिचुएशन कन्फ्रंटिंग ए ग्रुप और ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच इन्फ्लिक्ट्स इंजूरियस कॉन्सिक्वेंसेज दैट कैन बी हैंडल ओनली कलेक्टिवली। कि ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जहाँ पर क्या है, एक इंजूरियस कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे और जिसको अकेले तो नहीं सॉल्व किया जाएगा, कहीं ना कहीं कलेक्टिवली इसको समझने की ट्राई है। तो डिफरेंट थिंकर्स हमें समझा रहे हैं टाइम टू टाइम कि सोशल प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। लिंडबर्ग क्या कहते हैं कि इट इज़ डेविएंट बिहेवियर in a disapproved direction of such a degree that it exceeds the tolerance limit। कि मतलब आपकी अब पेशेंस और आपकी लिमिट, टॉलरेंस लिमिट के बियॉन्ड जा चुकी हैं चीज़ें। एलगे फ्रैंक सर क्या कहते हैं कि एनी डिफ़िकल्टी ऑफ मिसबिहेवियर ऑफ ए फेयरली लार्ज नंबर ऑफ पर्सन विच वी विश टू रिमूव और करेक्ट। कि ऐसे डिफ़िकल्टी ऑफ मिसबिहेवियर विद ऐसे पर्सन जिनको आप क्या करना चाहते हो, या तो निकालना चाहते हो या उनको ठीक करना चाहते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम ये हमें समझ आ चुका है कि क्या है सोशल प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से समझ सकते हैं। या आपको ये वर्ड इटसेल्फ डिफाइन कर रहा है, आपके सिलेबस में तो कहीं नहीं लिखा है कि सोशल प्रॉब्लम्स होते क्या हैं, ये समझना है, बट बेसिक्स क्लियर करने के लिए हमें बताना पड़ रहा है। तो वॉल्श एंड फरफे सर ने भी यहाँ पर बताया है कि सोशल प्रॉब्लम क्या है, डेविएशन फ्रॉम द सोशल आइडियल रेमेडिएबल बाय अ ग्रुप एफर्ट। एलिमेंट्स क्या है, सिचुएशन विच इज़ लेस देन आइडियल, दैट इज़ विच इज़ अनडिज़ायरेबल और एबनॉर्मल। ऐसी सिचुएशन जो आप कभी नहीं चाहोगे अपनी लाइफ में और वो नॉर्मल भी नहीं है। और दूसरा क्या है, वन विच इज़ रेमेडिएबल बाय कलेक्टिव एफर्ट, मतलब सभी को इकट्ठे होके ही इसका सोल्यूशन मिलेगा। क्लियर? बात कर लेते हैं अब आपका क्या है, पहला टॉपिक है दैट इज़ योर पॉवर्टी। तो
पॉवर्टी को आप सिंपल टर्म्स में क्या बोलोगे? पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपकी बेसिक नीड्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, अनेबल टू फुलफिल हैं with your present income, with your present resources या income, ऐसा ही कुछ है। इसी को हम बोल देते हैं पॉवर्टी। मतलब आपकी नीड्स ही फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। अगर नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है तो वो उसके पीछे का कौन है? दैट इज पॉवर्टी। क्लियर? तो पॉवर्टी को जब हम रीड आउट करते हैं तो क्या दिखाता है? पॉवर्टी क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जब पीपल क्या हो जाए? डिप्राइव्ड ऑफ हो जाए। किससे? बेसिक नीड्स हमारी क्या होती है? 3 होती हैं, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लोथ एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। When a big portion of population is deprived of the minimum living standards and survives only on the survival level, then it is called the poverty. ठीक है? The feeling of powerlessness and resourcelessness is possessed by all poor people. Obviously, जिसको जिस चीज़ की नीड कमी लगेगी वो उसके लिए क्या होगा? एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मजबूर टाइप्स की सिचुएशन बोल सकते हैं। फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस कि आपके पास शक्ति नहीं है किसी चीज़ की, एंड रिसोर्सलेसनेस आपके पास वो रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है। और ये चीज़ ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास या एक पुअर क्लास फैमिली डेली मतलब फील करती है। क्लियर? नेक्स्ट इसी को ऐड ऑन करते हुए हेनरी बर्नस्टीन ने क्या किया है? फॉलोइंग डायमेंशंस बताया पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए दिए हैं। लाइक लैक ऑफ लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज, मतलब आप लाइवलीहुड के लिए स्ट्रेटजीज बना रहे हो और वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही है। इनएसेसिबिलिटी टू रिसोर्सेज लाइक मनी, लैंड, क्रेडिट। नेक्स्ट फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फ्रस्ट्रेशंस। Fourth is your inability to maintain and develop social relation with others as a consequence of lack of resources। कि आप क्या कर रहे हो? कोई भी social relations नहीं बना पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास resources की कमी है। कोई भी resource हो सकता है, finance हो सकता है, property हो सकता है, and so on। 3% are often used to define poverty, that is the amount of money required by a person to subsist द लाइफ बिलो अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल, जिसको आजकल हम हमारी इंडिया की लैंग्वेज में बोला जाए तो BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड लिविंग स्टैंडर्ड प्रिविलेंट एट ए गिवन टाइम इन ए गिवन प्लेस। थर्ड, द कंपैरेटिव स्टेट ऑफ वेल बीइंग ऑफ अ फ्यू एंड डिप्रिवेशन ऑफ डिस्टिट्यूशन ऑफ ए मेजॉरिटी सेक्शन इन सोसाइटी। तो ये सब हमारे पास क्या है? कंसेप्ट्स हैं जहाँ से हम पॉवर्टी को डिफाइन कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। ठीक है? तो प्रॉब्लम पॉवर्टी की क्या है? पॉवर्टी की प्रॉब्लम ऑब्वियसली जब से चल रहा है देश तो तब से गरीब ही हैं। राजाओं के टाइम पर थोड़े बहुत अमीर थे, उसके बाद कुछ मेहमान आए थे हमारे देश में जिनके छोटे बच्चों को आपने खुश करते करते अपना देश ही खाली करवा दिया। तो वो गए तो उसके बाद हमारे पास क्या आ गई? गरीबी आ गई। उसी गरीबी को समझते समझते हमारे पास ये सोशल इशू बन चुका है। मजाक कर रहा था कि इंडिया इज रिकग्नाइज्ड एज ए पुअर कंट्री इवन आफ्टर 70 प्लस ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है? रीज़न क्या है? हमारे पास पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ पाई है ढंग से। सोशल वेलफेयर हमारे पास है। लिटरेसी लेवल कम है। अब धीरे धीरे जो बढ़ रही हैं चीज़ें जिनसे हमारी पॉवर्टी एलिवेशन हो रही है। तो इसी चीज़ को समझते हुए हमारे पास डिफरेंट टाइप की पॉवर्टी की स्केलिंग है, उसको हम समझ लेते हैं। मेन तो यही रहती है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, बट बाकी भी हमें समझने की नीड है, नॉट ओनली इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी बट ऑल्सो इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? इट इज़ अ एक्सट्रीम काइंड ऑफ पॉवर्टी इन्वॉल्विंग द क्रोनिक लैक ऑफ बेसिक फूड, क्लीन वाटर, हेल्थ एंड हाउसिंग। मतलब ये एक ऐसी स्केलिंग है जहाँ पर आपके पास ये बेसिक नीड्स भी नहीं फुलफिल हो पा रही है, दैट इज़ हेल्थ, हाउसिंग एंड सो ऑन। मतलब जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट पॉवर्टी में फॉल कर रहा होगा वो हंगर, स्टार्वेशन और माल न्यूट्रिशन का विक्टिम बन चुका होगा। ठीक है? सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो कंप्लीट गरीबी जिसको बोलते हैं हम। ठीक है?
रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, अगर मैं आपको कॉमन लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे अगर एक ग्रुप है जहाँ पर रिलेटिव्स की फैमिली है, ठीक है, डिफरेंट फैमिलीज है, तो सभी की इनकम अगर एनुअली अगर 10-10 करोड़ की है, ठीक है, और एक फैमिली इसमें है जो लाखों में ही कमा रही है पूरी एनुअली, तो ये रिलेटिवली क्या है, इनसे पुअर है, बाकियों से रिलेटिवली ये फैमिली क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, ठीक है। काइंड ऑफ पॉवर्टी इज यूजुअली इन रिलेशन टू अदर मेंबर्स ऑफ एंड फैमिलीज इन सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट है सिचुएशनल पॉवर्टी। सिचुएशनल पॉवर्टी हो सकती है किसी भी सिचुएशन में। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अ, भगवान ना करे अगर कोई पर्सन एक फैमिली में क्या हो चुका है, बीमार हो चुका है, और उनके ऊपर क्या हो जाएगा कि इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो चुका है कि फैमिली की सेविंग्स भी चली गई हैं, ठीक है, जो लोगों के थ्रू कॉन्टैक्ट से थोड़े बहुत पैसे मिल सकते थे वो भी अब यूज़ हो चुके हैं, और मतलब हर रिसोर्सेज यहाँ पर क्या हो चुका है, अब ख़त्म होने की कगार पर पहुँच चुका है इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या इस पर्टिकुलर फैमिली के लिए। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जहाँ पर ये क्या हो चुकी है, पॉवर्टी है, एक फैमिली या एक इंडिविजुअल फील कर रहा है, ठीक है। जनरेशनल और क्रॉनिक पॉवर्टी, ठीक है, तो ये है जनरेशनल या क्रॉनिक पॉवर्टी है कि मतलब पहली जनरेशन गरीब है, आने वाली जनरेशन भी गरीब, उसके आगे वाली जनरेशन, वो जो एक मूवी में डायलॉग है ना, वो है एक मूवी उसमें वो है एक डायलॉग नवाजुद्दीन सर का है वो, वही है ये। हमारे वाले हमारे दादा भी गरीब, पिताजी भी गरीब, हम भी गरीब, ऐसा नहीं है कि कोई बीच में अमीर हुआ हो एंड सो ऑन। ये वही है जनरेशनल पॉवर्टी कि मतलब जनरेशन टू जनरेशन गरीबी ही चल रही है। देख लो, व्हेन पॉवर्टी इज हैंडेड ओवर टू इंडिविजुअल एंड फैमिलीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बिफोर देम, ठीक है। अब कॉजेज समझ लेते हैं। कॉजेज क्या है, ऑब्वियसली पॉवर्टी होने के पीछे रीज़न क्या है, हमारा जो भारत है, हमारा प्यारा भारत, अब इंडिया नहीं लिखेंगे, भारत ही लिखेंगे क्योंकि गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। हमारे प्यारे भारत में क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंड है तो एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है, मानसून पे। मानसून अच्छे आए तो देश की पैदावार अच्छी हो गई, नहीं आए तो नहीं हुई। अब मानसून भी क्या है, क्लाइमेटिक फीचर है। क्लाइमेटिक फीचर सिर्फ एक नहीं होगा, बाकी भी होंगे, लाइक इंसोलेशन या सनलाइट जो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, रेनफॉल, ठीक है, विंड्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो इंडिया में स्पेशली JNK और पंजाब में हिट करती हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड सो ऑन। तो ये सब रीज़न भी हैं जिसकी वजह से एक मतलब हमारे देश की जो इनकम है वो डिफाइंड हो जाती है एक मेजर सेक्शन की, दैट इज़ योर फार्मर्स या एग्रीकल्चरलिस्ट। तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी समझ लेते हैं। लाइक पहला आ गया क्लाइमेटिक फीचर्स, फ्लड्स, फेमीन्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन, डिफरेंट टाइप के जो क्लाइमेटिक फीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं, और जो भी एक्सपेक्ट किया गया होता है कि इतनी इनकम आएगी वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। डेमोग्राफिक फीचर्स की तरफ देखें तो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एग्रीवेट्स द पॉवर्टी ऑफ द पीपल। पॉपुलेशन ग्रोथ नॉट ओनली क्रिएट्स डिफिकल्टी इन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी बट ऑल्सो लोअर द पर कैपिटा इनकम एज वेल, ठीक है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी नीड फॉर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, और उसी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। रिसोर्सेज और देश तो लिमिटेड है, लेकिन हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट कम होती जाएगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स कॉजेज देख लेते हैं। लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या है कि जितनी उस एरिया की एफिशिएंसी है उससे कम ग्रो किया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा दैट इज़ योर मतलब एक तरह से इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा। अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर एसेट्स, सॉरी, तो अगर अनइक्वली हम कह सकते हैं कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर लैंड प्रॉपर्टी होगी तो हमके पास जो ग्रोथ और प्रोडक्शन होगी वो भी अनइक्वल होगी,
और अनइक्वल प्रोडक्शन आपके पास क्या कर देगी, रिलेटिव पॉवर्टी शो करेगी। समझ आया? डिक्लाइन ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज, तो विलेज में जो इंडस्ट्रीज थी वो अर्बन इंडस्ट्री से कॉम्पीट नहीं कर पा रही हैं इन एनी मीन्स, नॉट ओनली इन क्वालिटी बट एज इन प्राइस एज वेल, या उसकी जो रीच है टू द मार्केट इज कंपैरेटिवली लेस एंड सो ऑन। इस तरह के रीजंस हैं जिसकी वजह से जो विलेज इंडस्ट्री में ये जो लोग इन्वॉल्व हैं वो कहीं ना कहीं पोर रह रहे हैं। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ऑब्वियसली जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, इस वजह से वहाँ पर क्या होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट, सोशल कॉजेस, एजुकेशन, कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, सोशल ट्रेडिशन। तो एजुकेशन क्या हो जाती है, हमारे पास एजेंट बनती है सोशल चेंज लाने का। ठीक है। पॉवर्टी की वजह से क्या होगा, बच्चे स्कूलिंग नहीं कर पाएंगे और जब स्कूलिंग नहीं हो पाएगी तो क्या हो जाएगा, गैप बन जाएगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी और वो पॉवर्टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और यूजुअली यहाँ पर हिट करते हैं जो लोअर कास्ट के बच्चे होंगे। नो डाउट गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन आज उनको वो कर चुका है, थोड़ा सपोर्ट करता है, बट बुकिश लैंग्वेज और प्रैक्टिकल लैंग्वेज, या हम बोल सकते हैं कि फील्ड में जो चीज़ें हैं उनमें बहुत डिफरेंस है आज भी। क्लियर? वैसे ही एक और इशू है, दैट इज़ योर कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पॉवर्टी। लोअर कास्ट पीपल्स को आज भी उन्हीं कामों में इन्वॉल्व रखा हुआ है जो वो आज से 200 साल पहले कर रहे हैं, तो इस वजह से डिफरेंसेस और बढ़ते जा रहे हैं। जॉइंट फैमिली के साथ भी ऐसा ही है कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि प्राइवेसी नहीं मिल पाती है, और प्राइवेसी नहीं मिलेगी तो उस वजह से क्या होगा, जो भी रिसोर्सेज होते हैं फैमिली में वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और जिसको नीड होती है वो कहीं ना कहीं लैक कर जाता है। द जॉइंट फैमिली प्रोवाइड्स सोशल सिक्योरिटी टू इट्स मेंबर बट पीपल टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट, दे लिव अपॉन द इनकम ऑफ अदर्स and become idlers. In this way poverty gets aggravated through the joint family system। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर कोई पर्सन काम नहीं कर रहा है तो वो वेला बैठा रहेगा और उसकी जगह मतलब जो एक पर्सन कमा रहा होगा उसी पे पूरी फैमिली डिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशंस। तो सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन जो ज़्यादा फंक्शंस, मैरिजेस या रिचुअल्स में इन्वॉल्व होगा तो ऑब्वियसली इन सभी को हेल्ड करवाने में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लगता है, और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अगर यहीं पर आप क्या कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, तो आपकी बेसिक नीड्स के टाइम पर आप पॉवर्टी में ही फॉल करोगे। ठीक है। क्लियर? यही है, रिचुअल स्पेंड ए लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम इन सेरेमनी लाइक मैरिज, डेथ, फीस्ट एंड देयर वर सेवरल सोशल इवल्स लाइक डाउरी, चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम विच हैव सेवरल बैड इफेक्ट्स इन द रेजिंग दैट वेरी पॉवर्टी। ठीक है। नेक्स्ट इज योर ग्रोइंग इंडेप्टनेस। तो ग्रोइंग इंडेप्टनेस मतलब जो रूरल एरियाज में क्या है, फार्मर्स वगैरह हैं या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो भी वो उनका वर्क है, जो भी उनका स्टार्टअप है, वो उसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक लोन ले लेते हैं और प्रोडक्शन ना होने की वजह से, ये सप्लाई कम होने की वजह से क्या हो जाती है, वो उनके पास क्या हो जाते हैं, वो जो मतलब जो उन्होंने लोन दिया होता है उनकी वो ईएमआई नहीं चुका पाते हैं, और उस वजह से क्या बनता जाता है, उन पर डेप्ट बढ़ता जाता है और इसी का बन जाता है डेप्ट ट्रैप। ठीक है। और इसी वजह से फिर आपने देखा होगा कुछ मूवीज़ में कि उनके क्या बोलते हैं इसको, किसी के ट्रैक्टर्स को उठा के लेके जा रहे हैं, किसी के मतलब जो भी उन्होंने अपनी से वो रखी होगी तो उनको वो पिक करके ले जाते हैं, लाइक कभी ट्रैक्टर ले जाते हैं, कभी गाड़ियाँ उठा के ले जाते हैं फार्मर्स की, एंड सो ऑन। लोअर ग्रोथ रेट, द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज़ वेरी लो। Even after 60 years of the planning period, the average growth rate is still been 3.5%, which has deepened the roots of poverty। तो ग्रोथ रेट कम होने की वजह से भी क्या है, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है।
तो अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में है उसका क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1.5 बिलियन हो जाएगी population by 2026, and then India will be the largest nation in the world in terms of population. For this much population, about एटलीस्ट 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ जॉब तो चाहिए कम से कम, और ये आज भी हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से हमारे पास पॉवर्टी भी बढ़ती जा रही है इंडिया में। ठीक है। पॉलिटिकल काज क्या है? फॉरेन इन्वेस्टर्स टुक नो इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्री। द जमींदारी सिस्टम स्टार्टेड इन द कंट्री विच एक्सप्लॉयटेड द फार्मर्स कम्प्लीटली। पॉवर्टी हैज़ ऑल्सो इंक्रीज देयर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल प्रोडक्शन टेक्निक्स। तो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन टेक्निक में क्या है, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो आज भी ट्रेडिशनल वे में कर रहे हो, और डिमांड क्या होती है, जल्दी से जल्दी आपकी डिमांड फुलफ़िल होनी चाहिए और एट एनी कॉस्ट होनी चाहिए, और एट एनी कॉस्ट नहीं हम बोल सकते बट चीप होनी चाहिए। बट ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ अगर आप चल रहे हो, दैट इज़ आपकी जो भी प्रोडक्शन होगी उसकी कॉस्ट हाई होगी। इस वजह से भी जो रूरल पॉपुलेशन है वो क्या हो जाती है, सफ़र करती है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन एक और इशू है, इन्फ्लेशन होती है महंगाई। ठीक है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अभी प्लानिंग हम बोल सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी एक, जो क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है बाय मीन्स ऑफ 4 ± 2% पे। इसके बीच में अगर इन्फ्लेशन रहती है तो इट इज़ गुड, बट इससे बियॉन्ड चले जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और इंडिया में इस टाइम इश्यू चल रहा है इस चीज़ का, इन्फ्लेशन हाई है। ठीक है। तो टुडे 30% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ कवर्ड अंडर द पुअर क्लास। इसी वजह से डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर, मैंने बताया था इंडिया आज भी मोर अप्रॉक्सीमेटली 70% से ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड है इंडिया की पॉपुलेशन। और इंडिया की पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर पे आज भी डिपेंड है, दैट मीन्स वो न्यू स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाई है, न्यू स्किल्स को लर्न नहीं कर पाई है, और नहीं न्यू स्किल्स नहीं हुई हैं तो जिनके पास वो स्किल्स हैं वो जॉब ले रहे हैं, और जो नहीं सीख पाए हैं वो आज भी मतलब एक तरह से क्या हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं और पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। अल्कोहलिज्म एक और इशू है। ठीक है। रात को अमृत पान किया, सुबह तक रॉकेट बने घूम रहे हैं, पता ही नहीं है फैमिली कहाँ है, हम कहाँ हैं। इस वजह से प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। पॉवर्टी हैज़ ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू अल्कोहलिज्म। ईच डे मिलियंस ऑफ पीपल आर डिस्ट्रॉइंग देयर मनी एंड हेल्थ ड्यू टू द हैबिट ऑफ अल्कोहलिज्म। दस अल्कोहलिज्म इज़ वन ऑफ द रीज़न टू इंक्रीज दिस प्रॉब्लम इन इंडिया। बिलीफ इन फेट, जी किस्मत का हाल यही है कि हमारी तो किस्मत में ही गरीबी लिखी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करोगे तो गरीबी हट भी जाती है। नेक्स्ट एडवर्स एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, ये पॉइंट थोड़ा हो भी गया है, आपको यहीं इसको इन्वॉल्व कर लोगे, पढ़ लोगे तो हो जाएगा। लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। ये पॉइंट है, द प्लेसेस वेयर लैंड इज इनफर्टाइल देयर इज एब्सेंस ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू जोग्राफिकल रीजन देयर आर सेवरल प्लेसेस वेयर 100% ऑफ पॉपुलेशन इज पोर। मोर ओवर ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो पीपल आर पोर। तो जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है हार्म बाय इंसेक्ट्स। तो आपने देखा होगा कि ये कोविड के टाइम पर भी एक इंसेक्ट बहुत फेमस हुआ था, सुना होगा आपने नाम, दैट इज़ टिड्डे। तो इस तरह से है कि अगर कोई क्रॉप्स भी हैं तो उनके ऊपर क्या हो जाती है, इंसेक्ट्स का अटैक हो जाए तो इंसेक्ट्स के अटैक्स की वजह से क्या हो जाती है, वो जो क्रॉप प्रोड्यूस हुई है वो बेकार हो जाती है। अगर वो डिस्ट्रॉय हो रही है तो जो जिस भी फार्मर की उसके ऊपर से इनकम आनी थी वो तो बेचारा खजल हो चुका है। ठीक है। तो ये भी एक रीज़न बन जाता है हमारे किसके लिए, मतलब हम कह सकते हैं ये पॉवर्टी का। लैक ऑफ इंडस्ट्रीज़, वही चीज़ यहाँ पर भी है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे और उस वजह से जो पॉपुलेशन डिपेंड होगी उनके ऊपर तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पॉवर्टी। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के डिफरेंट प्लान्स हैं। ये 5 ईयर प्लान्स मैंने ऐड ऑन किए हैं, कहीं पढ़ा देता हूँ, मतलब एक एक लाइन में इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर इनकेस कहीं पूछ ही लें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या था, थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या था, तो इन चीज़ों को आप पढ़ लेना। ठीक है। ये वो सिनारियोज हैं, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि
इस टाइम मतलब देश एक तरह से देश के गले में फांसी का फंदा ही था। और इस टाइम जो देश को बचा के ला रहा है और देश को ग्रो करवा रहा है वो महान आदमी है। क्योंकि ये वो सिनारियोज हैं जब देश कंप्लीटली खाली हो चुका है। ठीक है, इस टाइम हमारे पास प्राइम मिनिस्टर हैं दादन श्री जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये उस टाइम देश को बचा के लाए थे, आज पता नहीं कहाँ बदनाम हो रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इन्होंने किस में फोकस किया था, दैट इज़ योर एग्रीकल्चर और इरिगेशन में। क्योंकि सभी को पता था, महात्मा गांधी जी भी यही कहते थे कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया लाइज इन विलेजेस। ठीक है, और विलेजेस में क्या है, ऑब्वियसली क्या है, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन है। तो इन्होंने क्या किया था, अपना 44.6% ऑफ बजट कहाँ यूज़ कर लिया था, एग्रीकल्चर में। बहुत 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 ज़्यादा है, ये हद से ज़्यादा परसेंटेज है। लेकिन उसके वो भी आए थे ना, हमारे पास आउटपुट्स भी अच्छे मिले। दिस वॉज टू रिड्यूस कंट्रीज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इम्पोर्ट एंड सेव फॉरेन एक्सचेंज। मतलब बाहर से जो हम खाना मंगवा रहे हैं खाने के लिए, तो उस चीज़ को मतलब कम करने के लिए, सो दैट अपनी प्रोडक्शन बढ़ जाए। सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया। सो दैट जो प्रोड्यूस करके रखा हुआ है आप उसकी फर्निशिंग करेंगे और उसकी वो करेंगे, नीड फुलफिल करेंगे उससे। ब्रिंगिंग अबाउट ग्रेटर इक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ एस्टेब्लिशमेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम सेकेंड प्लान विटनेस ए 12.5% राइज इन राइस प्राइस लेवल। ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा। मतलब हमारे आज के प्रधानमंत्री तो छोड़ो, जो बहुत फेमस है हमारे डॉक्टर सिंह साहब, वो भी इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए थे जो इन्होंने उस टाइम पर कर ली थी, और वो भी इतने लिमिटेड रिसोर्सेस में। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या है, एम्ड एट सिक्योरिंग मार्क्ड एडवांस टूवर्ड्स सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ। मतलब 10 साल के बाद ये इंसान खुद को सेल्फ सस्टेनिंग की बात करवा रहे हैं ये प्रधानमंत्री जी। लिस्टेड किए 5 ऑब्जेक्ट्स, इंक्रीज इन एनुअल इनकम बाय 5%, self sufficiency in agriculture, growth of basic industries like steel, power, chemicals, maximum use of manpower resources and decentralization of economic power. Agriculture was one of the again a top priority. About 35% of outlay was allocated to this sector. समझ रहे हो, 35% अभी भी यहाँ स्पेंड हो रहा है। उसके बाद थोड़े सिनारियोज चेंज होने लग पड़ेंगे। रीज़न क्या है, 1961 टू 65 और इसके बीच में एक इवेंट हो जाता है, दैट इज़ योर 65 में इंडो पाक वार। ठीक है, वॉर किस लिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई वॉर होगी वहाँ पर कंट्री का जो पैसा है जो वो वॉर पे फोकस हो जाता है। क्लियर? तो इस वजह से यहाँ पर मैंने फोकस किया, क्योंकि एक इवेंट फिर से आने वाला है, यहाँ फिर से एक और वॉर होने वाली है 71 में। फोर्थ, एक सेकंड मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा, अब ठीक है, थोड़ा विजिबल अच्छे से हो जाए। यहाँ एक स्टेप और कर लूँ, एक सेकंड, ठीक है। फोर्थ 5 ईयर प्लान क्या है, एम्ड एट इंक्रीजिंग नेशनल इनकम बाय 5.5%, क्रिएटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड अचीविंग सोशल जस्टिस विद इक्वालिटी। तो इन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ फिर से यहाँ पर फोकस में रहेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ हमेशा से फोकस में रहेंगे। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पर तक क्या हो चुका है, यहाँ पर हमारा देश इमरजेंसी का फेज देख चुका है। इसमें फॉर्मुलेटेड व्हेन इकोनॉमी वाज फेसिंग सीवियर इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मतलब महंगाई अब बढ़ चुकी है। रीज़न क्या है, दो नहीं हम 3 वॉर्स लड़ चुके हैं अभी तक, दैट इज़ योर 62 की, 65 की एंड 71 की। अब यहाँ पर अगर पैसा खर्च हुआ है तो ऑब्वियसली आगे महंगाई बढ़ेगी। इस टाइम पर क्या होगी, मतलब महंगाई बढ़ी रहेगी। It aim mainly removal of poverty, attainment of self-reliance, aim to bring larger section of the poor masses above the poverty line by assuring minimum income of 40 per person per month। उस टाइम 40 रुपीज़ बहुत होते थे। ठीक है,
Plan also aimed at increase in employment opportunities, self-sufficiency, policy of minimum wages, removal of regional imbalances, encouragement of exports. ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 5.5% पे हमें ग्रोथ दिख रहा था। 6-5 ईयर प्लान की बात करें तो यहाँ पर क्या है, अचीविंग एंड शॉर्ट कमिंग्स ऑफ पास्ट 3 डिकेड्स, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक। इट वॉज रिकग्नाइज ऑब्जेक्टिव, हाँ जी, स्ट्रेस वॉज लेड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, elimination of unemployment, bringing down the inequality of distribution in income, self-sufficiency in technology, raising the lifestyle of the weaker section, improving the public distribution system and control of increasing population. तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको आज भी पता होगा, राशन वाला राशन की स्कीम है जो सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलता है। 7th 5 ईयर प्लान क्या है, 3 प्रायोरिटीज है दैट वर इंक्रीजिंग फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी विद इट्स एम्फेसिस ऑन जनरेटिंग सब्सटेंशियल प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, प्लान एम्ड एट सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एंड सो ऑन। ठीक है, 8th 5 ईयर प्लान कहाँ फोकस कर रहा है, ओरिएंटेड टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज में फोकस कर रहे हैं और जॉब इंटेंसिव हो रही है हमारी इकोनॉमी। एक सेकेंड, इसको मैं फोकस करूं अगर, ठीक है। 9th 5 ईयर प्लान क्या कह रहा है, एग्रीकल्चर फिर से फोकस में आ रहा है अलॉन्ग विद एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ 5 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हो जाएंगे, इरिगेशन, पावर, माइनिंग, रेलवेज एंड कम्युनिकेशन यहाँ पर फोकस हो जाएंगे। ये प्लान वॉज डिस्क्राइब्ड एज डिलीवरी ओरिएंटेड, मतलब यहाँ पर सर्विसेज आ जाएंगी। यहाँ पर एक फेज़ और हो चुका है, मैं बताना भूल गया, 8th 5 ईयर प्लान के टाइम पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने अपनी इकॉनमी को ओपन कर दिया है। 1991 याद आया कुछ, डॉक्टर सिंह साहब, एक गैस आई थी दैट इज़ योर एलपीजी, ये वो नहीं है दैट, ये है आपकी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन and globalization, privatization and globalization। ठीक है, तो ये सब है यहाँ पर। 10th 5 ईयर प्लान 2000 से 2007 तक चलेगा, जहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बन रही है। ठीक है, जीडीपी यहाँ पर हमारी हिट कर रही है 8% पे, टारगेट हमारा 10 का था बट 8 पे हिट कर गई है, बहुत बड़ी बात है। इस टाइम हमारे ऑनरेबल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे 2004 तक, और 2004 से आगे डॉक्टर सिंह साहब ने लीड किया था देश को फ्रंट फुट पे खेल के। 11th 5 ईयर प्लान में क्या था, इंक्लूसिव ग्रोथ हमारा ऑब्जेक्टिव बना था। ठीक है, हाँ जी, तो 12th 5 ईयर प्लान में क्या है, हमारा ग्रोथ रेट एम किया था हमने 8% पे, दिस वाज रिवाइज्ड रेट टू व्हेन कंपेयर टू इनिशियल अप्रोच पेपर, द 12th बहुत चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो इस फेज़ में हमारे पास स्टेबिलिटी भी बहुत ही, साथ में हमारे पास यहाँ पर गवर्नमेंट भी चेंज हुई है 2014 में, जहाँ श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने थे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक है, और प्रेजेंटली अभी वही चल रहे हैं हमारे। क्लियर, बाकी ये कुछ एलिवेशन के प्रोग्राम्स हैं, ये यहाँ करने से बेटर है मैं आपको बाद में करवा दूंगा, मतलब आगे हमारे पास ये आनी है गवर्नमेंट स्कीम्स जहाँ पर ये करने हैं, तो वहाँ पर आपको बेटरली ये चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा पॉवर्टी वाला टॉपिक ख़त्म हुआ, अब हम चलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को हम एक कॉमन टर्म्स में ऑब्जर्व समझने की ट्राई करें। तो अनएम्प्लॉयमेंट है कि आप बीइंग एन इंडिविजुअल, आप कुछ काम करना चाहते हो, वांटेड टू वर्क बट देयर इज नो वर्क।
कि आप काम तो करना चाहते हो बट काम कोई नहीं है, इसी को बोलते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। Unemployment means the fate of being without any opportunity of earning one's livelihood. Unemployment occurs when a person who is actively searching for employment but is unable to find work. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट भी है। अनएम्प्लॉयमेंट दो बेसिकली टाइप्स हैं, दैट इज़ योर वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री कौन सी है? एक सेकेंड सर, इसमें ये ऑटो एडजस्टमेंट जब ले लेता है ना तो फिर लाइंस अपनी मर्जी से ड्रॉ कर देता है। तो वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब इंडिविजुअल इज नॉट अंडर एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफ इट्स ओन डिज़ायर, जब वो खुद की मर्जी से कोई काम नहीं करना चाहता है, दैट इज़ योर वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है कि डिफरेंट मीन्स बन जाते हैं, डिफरेंट एजेंट्स बन जाते हैं जो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, उन्हीं की हम आगे बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू जे केन्स क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू इनसफिशिएंस ऑफ इफेक्टिव डिमांड विच कैन बी सॉल्व बाय स्टेपिंग अप एग्रीगेट डिमांड थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट सब हेडिंग्स। देखते चलते हैं आप कौन सी है। पहली आ गई स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट स्टेम्स फ्रॉम एनी स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी दैट लीड टू डिक्लाइन ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, स्ट्रक्चरल क्या है कि हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म चेंज अगर किसी तरह से आ रहा है मार्केट में और उस वजह से क्या हो रहा है, चेंजेस आने की वजह से वो पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं बेस क्या हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है। ठीक है, और जहाँ पर वो एम्प्लॉयड थे वहाँ से अब उनकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो चुकी है, तो वो हो जाती है हमारे पास स्ट्रक्चरल में। ठीक है, रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया में फोकस होकर काम कर पा रहा है और वहाँ पर वो काम उस टाइम के लिए क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है थोड़ा, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉय हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल दे दूं मैं आपको, तो लाइक जैसे हमारे पास 3 सीज़न होते हैं क्रॉप के, लाइक खरीफ, राबी एंड ज़ैद। तो कोई पर्सन है जो सिर्फ खरीफ के टाइम पर काम कर सकता है, राबी और ज़ैद के टाइम पर काम नहीं कर सकता है। ये कोई लोकेशन है जहाँ सिर्फ एक ही क्रॉप होती है, लाइक खरीफ या राबी, तो बाकी टाइम वो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। या हम कह सकते हैं, एक एग्जांपल ले लूं, अगर मैं शुगर केन मिल में कोई काम कर रहा है, ठीक है, शुगर केन मिल में, तो जब तक शुगर केन है फील्ड में तब तक वो एम्प्लॉयड है बंदा। लेकिन जैसे ही शुगर की जो भी क्रॉप है वो कट हो जाएगी, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो बंदा अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल क्या है? रेफर टू एज दैट टाइम, एनर्जी एंड कॉस्ट दैट ए पर्सन इन्वेस्ट व्हाइल सर्चिंग फॉर ए न्यू जॉब। ये क्या है कि मतलब एक पर्सन अगर एक जगह काम कर रहा है, मतलब एक जगह काम कर रहा था, वहाँ से अगर उसकी जॉब छूट जाती है और वो दूसरी जगह क्या हो जाता है, एम्प्लॉय हो जाता है, तो जो ये बीच का टाइम पीरियड है, ये क्या है, उस टाइम में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर ले तो नेक्स्ट इज योर कैजुअल। Some occupations can only offer temporary employment to individual and their engagement is subject to termination as soon as demand subsides। ठीक है, तो ये क्या है, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट है, जैसे ही इसकी डिमांड खत्म हो जाएगी ये बंदा फिर से अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि एक पर्सन है जो पीएचडी करके बैठा हुआ है, बट वो किसी ऑफिस में क्लर्क की जॉब कर रहा है, तो ये क्या है, मतलब उसके पोटेंशियल से या उसकी कैपेसिटी से कम जो उसको जॉब मिली हुई है, ये है एक तरह की डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक किसी सीजन में आपको जॉब मिल रही है, किसी में नहीं मिल रही है। लाइक जैसे टूरिस्ट गाइड ही होते हैं, टूरिस्ट गाइड्स ही होते हैं, तो इनकी इनकम हॉलीडे टाइम पर बढ़ जाती है।
क्यों? क्योंकि विजिटर्स टूरिस्ट इसी टाइम पर ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो उस टाइम इनकी इनकम बढ़ जाएगी। जैसे ही इनका सीज़न ख़त्म होगा ये फिर से क्या हो जाएंगे, टेम्परेरी एम्प्लॉयड ही बोल सकते हैं हम, या हम बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, लाइक फर्स्ट द लैंड होल्डिंग आर सो स्मॉल दैट इवन द फैमिली मेंबर्स ऑफ द वर्किंग एज ग्रुप्स आर नॉट absorbed by the land. Second, the nature of work is seasonal. Broadly speaking, the cultivator in India remains unemployed for 4 to 6 months in a year. साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट ये कब होती है? जब बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, जब तक इंडस्ट्रीज रन कर रही हैं तब तक पर्सन एम्प्लॉयड हैं, और जैसे ही इंडस्ट्रीज़ को बाय एनी मीन्स लॉस हिट होता है तो वो क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर देती है, और उस टाइम पे वो एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती जाएगी, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आएगी, और जिसके पास आज भी न्यू स्किल्स नहीं होंगी वो क्या हो जाएंगे, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये कैसे होती है? व्हेन लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड और अनेबल, large people are unemployed or unable to secure a job. This form of unemployment also happens when people with advanced degrees are unable to procure an engagement that is suited to their level of training. ठीक है, तो ये क्या है, जितनी आपका पोटेंशियल है, जितनी आपकी डिग्री है, उस लेवल पे आपको जॉब नहीं मिली हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या होती है, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जहाँ पर ये एक तरह से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ही है, विच वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन लेस फुल टाइम और रेगुलर जॉब्स और इनसफिशिएंट जॉब्स फॉर देयर ट्रेनिंग और इकोनॉमिक नीड्स। तो ये यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट यही है। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? पहला ऑब्वियसली रीज़न क्या है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हमारी इकॉनमी है, तो एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। तो अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर, तो जैसे ही हमारे पास डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर आज भी किस पे डिपेंड करता है, फ्लड्स पे, रेन पे, सनलाइट एंड सो ऑन। तो अगर ये चीज़ें अगर एडिक्वेटली नहीं मिल रही हैं तो हमारी फसलें ख़राब होने वाली हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर एटीट्यूड कि मतलब one of the main reason in this country is the want of a job by the educated people. They don't want to start their own production unit. Unemployment has also increased due to this improper attitude. कि कोई अपना स्टार्टअप ही नहीं करना चाहता। स्टार्टअप क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि रिस्क फैक्टर ज़्यादा है कि काम चलेगा नहीं चलेगा, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या कोई छोटे स्केल से कोई उठेगा तो उसके ऊपर सैंक्शंस या परमिशंस का ही बोझ इतना ज़्यादा डाल दिया जाएगा कि कोई उसको बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, एंड सो ऑन। एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन, तो वुमेन को जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट मिलता जाएगा, वुमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, उससे क्या होगा कि जो परसेंटेज होगा एम्प्लॉयमेंट में वो एक तरह से कवर अप होता जाएगा। ये एक एग्ज़ाम्पल दी थी खान सर ने, मैं वही यहाँ एग्ज़ाम्पल समझाऊंगा नहीं, बट आपको कहीं मिलेगी कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते या कुछ, आप वहाँ से ऐड कर लेना, क्योंकि मैं तो फ़िलहाल फीमेल सुपरवाइज़र के वे में ही पढ़ा रहा हूँ, यहाँ ऐड नहीं कर पाऊँगा। तो नेक्स्ट है द वाइड गैप बिटवीन वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी। इन्फ्लेशन से क्या हो चुका है कि प्रोडक्टिविटी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूड कंट्रीइंग ड्यू टू prices keep increasing, affected by this the laborers demand more wages and incentive, due to which the cost and price of commodities increase but demand decreases, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी अगर कम हो रही है तो प्राइस जो है वो कमोडिटी के क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होते जाएंगे तो डिमांड उसकी कम होती जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज़ योर इरेशनल मैकेनाइजेशन। जो मैकेनिज़्म कहीं भी वैलिड नहीं है वो अपनाया जा रहा है, ठीक है।
Government has intentionally encouraged labor substitution activities keeping in view of development of heavy industries. तो जैसे जैसे heavy industries की plantation होती जाएगी heavy industries, तो वहाँ पर मशीन्स ही सारा काम कर देंगी, वहाँ पर ह्यूमंस की नीड कम हो जाएगी, और जैसे ही ह्यूमंस की नीड कम हो जाएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ एन एक्सटेंसिव एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी. इंडिया हैज़ ऑलवेज लैक्ड एन एक्सटेंसिव एंड शॉर्ट term employment policy. It is true that unless a solid employment oriented development policy is not evolved and implemented by a stable government, the solution of the problem of unemployment is difficult. कि आप अगर अच्छी पॉलिसीज नहीं ला रहे हो तो उससे हमारे पास प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी. क्लियर. लाइक तभी आज प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे पास न्यू इनिशिएटिव्स आ रहे हैं लाइक स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया एंड सो ऑन. पोर कंडीशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, जब उनको फाइनेंसिंग ही नहीं हो पा रही है, उनकी कोई मार्केट प्रोडक्शन ही मार्केट की कोई पब्लिसिटी नहीं हो पा रही है, उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, जो पोर क्या बोलते हैं इसको, कॉटेज इंडस्ट्रीज पे जो भी इंडिविजुअल रिलाई कर रहे होंगे उनके साथ कहीं ना कहीं एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन ही है जो इनको अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ले चलेगा. Next is your theoretical education. Chronic unemployment is in some quarters attributed to the system of education prevailing in country. Our education is too theoretical. तो जहाँ skilled works नहीं सिखाए जा रहे हैं वहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी. स्किल्स सिखाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आज भी हम लैक कर रहे हैं. लैक ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज़, तो जो इंडस्ट्रीज़ टेम्परेरी टाइम के लिए चलती हैं तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम रहेगी. डिफेक्टिव प्लानिंग, हम वही है कि चलता है एटीट्यूड में चल रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई बेस नहीं है और अपना काम करे जा रहे हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स बनती हैं फ्यूचर में और वही दिक्कत देती हैं. नेक्स्ट, लैक ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन रूरल इंडिया. द पिक्चर इज़ इक्वली डिस्करेजिंग. एग्रीकल्चर इज़ द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन. इस वजह से प्रॉब्लम है, हम एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है. एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे ही आएगी तो जिनको वो टेक्नोलॉजी नहीं पता होगी वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. करप्शन, ये चलता रहेगा, ये एक बहुत बड़ा ड्रैकुला है. ठीक है. बाकी भी इसी तरह के रीज़न हैं लाइक रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, और पॉपुलेशन डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा लेबर मार्केट में, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा. एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो इन इंडिया देयर हैज़ बीन अलार्मिंग फेज ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एडुकेटेड यूथ. ठीक है. Postgraduate and graduates are walking pillar of the to post in search of employment. When economy slows down, there is surge in the number of educated unemployment people. तो ये रहता है. ओल्ड बिजनेसेस जो पुराने टाइम से आज भी चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मॉडिफाई नहीं हो पाए हैं और कहीं ना कहीं वो कोलैप्स पे पहुंच चुके हैं, इस वजह से भी एक रीज़न. नेक्स्ट इज़ योर इनएडुकेट इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, कि इंडस्ट्रीज़ अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी तो वो इंडस्ट्रीज इन द लॉन्ग रन बंद हो जाएंगी और उस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी. ऑटोमेशन ऑफ वर्क्स, दैट इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप हो चुकी हैं, हैवी टूल्स आ चुके हैं, तो उससे जो इंसान काम कर रहे थे वो अब मशीन्स कर रही हैं, तो इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है. एजुकेशन का भी यही सिस्टम है. और अदर फैक्टर्स क्या है, एक्सेसिव बर्डन ऑन पॉपुलेशन, ऑन कल्टीवेशन, लो प्रोडक्टिविटी, डिफेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मैकेनाइजेशन. ठीक है. तो ये डिफरेंट कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है. ठीक है. सजेशंस की बात कर लें, कैसे हम क्या कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं. दैट इज़ कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ. लाइक पहले क्या हो जाता था, एक कपल के 8-10 बच्चे होते थे, फिर थोड़ा चेंज आया तो एक कपल के 5-6 बच्चे होने लगे, फिर थोड़ा चेंज आया, फिर गवर्नमेंट ने भी थोड़ा इन्वॉल्व हुआ कि वो हम दो हमारे दो वाली प्लानिंग हुई, और अब वो भी चेंज हो चुका है, वो आ चुका है दैट इज़ योर सिंगल चाइल्ड पे. ठीक है. तो ये सब चेंजेस आ रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ पे एक तरह का हम कंट्रोल कर रहे हैं.
दूसरा सजेशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल सब्सिडरी इंडस्ट्रीज़। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ की एस्टेब्लिशमेंट करवानी है जो कम्प्लीटली पूरा साल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट ना हो, लाइक एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, गार्डनिंग, मिल्क बिजनेस एंड सो ऑन। ठीक है। थर्ड सजेशन में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो जो जिन इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंसिंग नहीं की जा रही है बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन इन रूरल एरियाज़, तो उन चीज़ों उन इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा प्रमोट करने की नीड है, जिसकी वजह से वो थोड़ा ग्रो कर पाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ योर फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो हम क्या करते थे, पहले सिर्फ अपनी नीड फुलफिल करते थे और बाकी चीज़ों को वेस्ट कर देते थे। अब वो वेस्ट करने वाला पैटर्न हमें ख़त्म करना होगा और हर चीज़ की फुल कैपेसिटी हमें जाननी होगी। और उस फुल कैपेसिटी के थ्रू हमें क्या करना है, दैट इज़ हमें अपनी नीड को फुलफ़िल करना है और जो भी रिसोर्सेज है उसको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इनको भी हमें कम करना पड़ेगा और इनके सब्स्टिट्यूशंस को ढूंढना पड़ेगा। The government should search for such natural resources by which new industries may be established. It is known fact that natural resources are in abundance in India. That is why it is named as golden bird. जैसे अभी भी एक हमारे JNK की बात है, तो हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में हमें क्या मिला है, कमेंट सेक्शन में बताना हमें कौन सा मिनरल मिला है यहाँ पर। और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना इंपॉर्टेंट और इतना अबंडेंस में है कि हमारे इंडिया की नीड तो आराम से फुलफ़िल कर लेगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, उससे क्या होगा, न्यू बिजनेसेस एस्टैब्लिश होंगे। न्यू बिजनेसेस क्या करते हैं, न्यू यूथ को वेलकम करते हैं टू द जॉब्स। इस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, कि जैसे नए बिजनेसेस एस्टैब्लिश होंगे तो डिमांड होगी लेबर की और सप्लाई मार्केट देगा, क्योंकि मार्केट में बेरोज़गार तो घूम ही रहे हैं। आप देख सकते हो कैसे भर भर के फॉर्म लगते हैं JKSSB के। तो समझ लो जितने फॉर्म लगते हैं JKSSB में, उसमें से 95% वही होंगे जिनकी कोई जॉब नहीं होगी, 5% अपनी किस्मत आजमाने के लिए भी देते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर शुड बी कोऑर्डिनेटेड इन वेरियस प्रोडक्शन एरियाज। फॉर दिस द फ्यूचर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर शुड बी एस्टिमेटेड एंड अरेंजमेंट फॉर देयर ट्रेनिंग एट्सेट्रा। तो ये सब साथ में गवर्नमेंट को करना होगा। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावर हाउसेज इन विलेजेस। तो यही है, टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट अमंग 80% पॉपुलेशन, भगवती कमेटी सजेस्टेड दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावर हाउसेज इन विलेजेस सो दैट स्मॉल इंडस्ट्रीज में डेवलप एंड नो वर्किंग टू विल बी स्टॉप्ड एट विलेजेस। तो छोटे छोटे पावर हाउसेज हमें गाँव में भी बनाने चाहिए इन ऑर्डर टू कंट्रोल द डिसरप्शन ऑफ पावर सप्लाई इन cottage industries and village industries. The village should become self-sufficient in their economy, so that villagers would not run to the cities in search of job. तो villages को ही establish करना पड़ेगा ढंग से। Next, promote industrialization so that mere job opportunities can be created for the workers. The focus should be on heavy industries that employ thousands of manpower of varied skill. There is a growing demand for skilled. क्लियर। बाकी ये कुछ सजेशन आप रीड कर लोगे तो यहाँ पर आपकी हो जाएगा, लाइक प्री डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी, फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन मैन पावर, चेंज इन एजुकेशन पॉलिसी, रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सर्वे द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, स्ट्रेंथन द जॉब काउंसलिंग सर्विसिंग, मेंटेन एटलीस्ट वन ऑफिस एट ईच कम्युनिटी डेवलपमेंट डिवीजन, provide facility to construct rural areas, expansion of small irrigation facilities, agricultural services, a need for industrial, vocational and technical education, large scale industries, planning should be on the right lines. ठीक है। तो ये कुछ सजेशन है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट को टू सम एक्सटेंट हम बढ़ा सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए, आज के लेक्चर में इतना ही है। एम्प्लॉयमेंट कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही सा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस। ऐसे ही पढ़ते रहिए।
और ऐसे ही रिवीजन करते रहिए। ऐसे ही एक दिन मुझे बताना कि जॉब लग गई है आपकी, और आपसे ज़्यादा खुशी हमें होगी। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, और कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। मेरा तो यही टूल है, कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। ओके देन, बाय बाय।